हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र की, जो कि आपके जीएस पॉइंटर की पूर्वावलोकनसार रहेगा, जिसमें हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी को कराएंगे। ठीक है, डेली हम चैप्टर वाइज इसका कंटेंट लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस पॉइंटर की सभी सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, साथ ही आपको भूगोल मिल जाएगा, इंडियन भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटी तो हम आपको स्टार्ट करने ही वाले हैं, साथ ही आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, साथ ही जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी, इन सभी की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके जितने भी आगामी में आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। आप सभी को पता ही होगा कि जो जीएस पॉइंटर है ये ऐसा पब्लिकेशन है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यूपी में आपका एग्ज़ाम आता है, एसएससी का हो या पुलिस का हो, एसआई का हो, दरोगा का हो, साथ ही आपकी टीचर वैकेंसी के लिए भी आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली सीरीज़ रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी पहली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। तो पहला जो चैप्टर है वो आपका भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। तो इससे संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है उसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय का जो इस प्रावधान है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो भारत में जो आपकी संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, आगे है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का जो संघीय न्यायालय है वो आपका 1937 में बनाया गया था। इसी में हम आगे है ये आपका सुमेलित करने को दिया गया है। इसके अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो जो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना थी वो आपकी पिट्स भारत का अधिनियम 1784 में की गई थी। किसके तहत की गई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत आपके नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो आपकी नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत की गई थी। फिर है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति थी वो उनको चार्टर अधिनियम 1813 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो इंग्लिश लोग थे यानी कि जो विदेशी थे उनको जो भारत में जो मिशनरियों को जो भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी वो आपकी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत मिली थी। आगे है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है वो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई थी। 1833। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, साथ ही आपके केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी सीरीज में कि भारतीय विधान पालिका प्रथम है उसका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी। तो कब? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वह 2 सदनीय बनाई गई थी। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किससे प्रेरित होती है। तो वो आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। तो जो भारतवासी हैं वो अपने ही देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है वो संभव बनाया गया है। तो किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो आधारित है। तो ये शक्तियों का जो विभाजन है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आधारित।
इसी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया कब? तो 1935 के अंतर्गत, 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था। तो ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ। ठीक है, फिर है कि 1835 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति दी गई थी। तो अवशेष शक्ति किसको? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कि देश के लिए लिखित संविधान, ये उसमें आपका स्थायी अवयव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था, क्यों? तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है कि बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो कब? तो जो बर्मा भारत से अलग हुआ था वो जो भारतीय अधिनियम है आपका 1935, उसके फलस्वरूप आपका बर्मा भारत से अलग हुआ। कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो आपके कुल 8 प्रांतों में बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चनों की सीरीज़ जो मैं आपको करा रही हूँ पॉलिटी की, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि एग्जामिनर आपका कोई सी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। जो भी क्वेश्चन होगा इसी में से ही फंसेगा। ठीक है, तो आगे है आपका कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो प्रस्ताव किस पे? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा उस पर संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, आगे है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो वो था कि जहाँ तक जो अदालतें थीं उनकी दांडिक अधिकारिता का संबंध था, साथ ही भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना भी था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रांतीय जनसंख्या में अनुपात में था। तो अनुपात में क्या था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति अनुपात में था। ठीक है, फिर है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो आपके पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना आपका 1943 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट में लेकर चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति कौन थे? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब ये आपका कथन दिया गया है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो कथन है आपका कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान थी, या फिर जो इसका कारण है कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो जो कथन है आपका वो तो सही है, लेकिन उसका जो कारण था वो गलत है। ठीक है, आगे है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो आपका स्वराज्य पार्टी 1934 के तहत संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया गया था। आगे है कि संविधान सभा के बारे में सही कथन। तो ये जो कथन है आपके सही हैं कि पहला है कि संविधान ने इतनी बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, आप सभी को पता ही होगा। साथ ही है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों सभी को ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था संविधान में। फिर है कि संविधान की चुनाव प्रक्रिया जो थी वो 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। फिर है कि जो हमारा संविधान सभा थी वो बहुदलीय निकाय थी। कैसी थी? बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य थे तो वो कहाँ से चुने गए थे? तो वो आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। कैसे? जो विभिन्न प्रांत थे उनकी जो विधानसभा थी वहाँ से वो सदस्य चुने गए थे। फिर है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो जो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं
द्वारा। जो देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस पूछने का तरीका अलग है इनका। फिर है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता है वो आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, आगे है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसी के साथ हम आगे आएंगे। अभी जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पॉलिटी के हैं, जीएस पॉइंटर के। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम संविधान का जो संवैधानिक विकास यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था उससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो आपका 9 दिसंबर 1946 को ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, में अब आगे आएगा आपका कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो वो आपका 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो ये भी आपका 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना शुरू किया गया था। तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। तो पहला है कि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान के निर्माण पर इसका असर भी पड़ा था उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है, फिर है कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों के आदेशित किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाते टाइम जो भारतीय संविधान के कुल अधिवेशन थे वो आपके 12 हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय कितना लगा था? तो आपका संविधान का जो निर्माण में जो संविधान सभा का जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइमिंग हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा इसका सही सुमेलित करना है तो ये सही सुमेलित है। फिर है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे जो कि कांग्रेसी सदस्य थे। फिर है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो आपके वी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, फिर है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था। तो कौन अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल थे। फिर है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके सरदार पटेल थे। ठीक है, आगे है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो बी.आर. अम्बेडकर को लेकर प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो आपके 6 थे। कितने थे? 6। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन था वो कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन था वो आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो आपके वी.एन. राव थे। फिर है कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, प्रथम प्रारूप जो था वो आपका वी.एन. राव के द्वारा यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले हमारी संविधान ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। फिर है कि संविधान निर्माती परिषद की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो वो आपका 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से लागू हो गया था, तैयार हो गया था। फिर है कि संविधान सभा लागू कब हुआ था? तो जो हमारा संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम वर्तमान में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि तो 26 जनवरी को ही उसे लागू करने का जो निर्णय था वो क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसी दिन को संविधान लागू करने का निर्णय किया था। ठीक है, फिर है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी में ही कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को
आपका अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। फिर है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। ठीक है, आगे रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनका जो जन्म था वो उनका 1891 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो आपकी 1956 में हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। खैर इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो पब्लिकेशन के ऊपर ही है, पर मैं बस आपको पढ़ा रही हूँ और ख़ुद भी पढ़ रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आएगा, साथ ही आप वीडियो को भी सपोर्ट जरूर करेंगे। आगे है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो जो जनगण मन है उसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में आपका 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, आगे है कि भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका 26 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था। साथ ही है आपका कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो परिणति थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ठीक है, आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फाउंडेशन के गठन का उपबंध किया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कथन दिया गया है, कथनी के साथ उसका कारण भी दिया गया है। तो कथन है आपका कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो ये बात किसने की थी, तो ये आपकी मौलाना आज़ाद ने की थी कि संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार हैं वो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ठीक है, फिर है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। साथ ही है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। तो यह कथन किसका था, ये आपका कथन जो है वो आइवर जेनिक्स का था। ठीक है, आगे है आपका इसी में कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था, तो ये आपका ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं थीं, कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। और ये जो हमारा पहला चैप्टर था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, तो वो आपकी आएगी संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो हमारे संविधान पर विदेशी प्रभाव कैसा पड़ा है, क्या क्या पढ़ा है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।